लतिका पहली बार किचन में खाना बनाती है। शाम को लतिका के पिता कश्यप जी घर लौटते हैं और हाथ मुंह धोकर सबके साथ पत्नी रज्जो, बेटा दीपक और लतिका के साथ खाना खाने बैठते हैं। सब्जी में बहुत ज्यादा तेल देखकर वो कहते हैं, एक बात बताओ भाग्यवान, तुमने सब्जी में तेल बनाया है या तेल में सब्जी? अरे 10 लीटर तेल लेकर आता हूँ तो कैसे बहा दोगी? ऐसा है, खाना आज मैंने नहीं आपकी लाडली ने बनाया है, तो अभी सब्जी में तेल है कि तेल में सब्जी मुझे नहीं पता। माँ, वो तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर कुछ खा लिया था तो भूख नहीं है। भूख नहीं है या भूख मर गई? मेरे हाथ का नहीं खाना तो नौटंकी क्यों कर रहा है? क्योंकि जो तेरा खाना है ना, वो खाना नहीं, राशन की बर्बादी है। और माँ, आप जानती हो ना, इसे कुछ नहीं आता फिर भी इसे किचन सौंप देती हो। तू चुप करना लायक। अरे सही तो कह रहा है, फोकट का तेल नहीं आता है। अरे जो ऐसे तेल को बर्बाद करती जाओ तुम लोग। अरे सब्जी तो एक समय के लिए हम खा लेंगे, लेकिन तेल ये तो नाली में बह के चली जाएगी। जब तुम ऐसे तेल बहाओगी तो घर कैसे चलेगा? कैसे बाप हो, लड़की ने खाना बनाया है, खाना खाने की जगह तेल की महंगाई की बात लेकर बैठ गए और तू चुपचाप बैठ और ठूस। अगर तेरे हिस्से का बर्बाद हुआ तो उसकी भरपाई में तुझे 2 दिन तक खाना नहीं दूंगी। क्या मुसीबत है यार, अब क्या ऐसा खाना खाऊं? इतने बुरे दिन आ चुके हैं क्या मेरे? भगवान बचाए मुझे अब। एक तो मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, मेरी तारीफ करो, मेरे खाने की तारीफ करो। आप लोग सब तो बस कमियां ही निकाल रहे हो। सभी खाना खाने लगते हैं। शनिवार की शाम कश्यप जी स्कूटर में फुल पेट्रोल भरवाकर घर चले जाते हैं। अगली शाम किसी काम से बाहर जाने के लिए वो स्कूटर की चाबी ढूंढते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, जरा तुम भी तो देखो, मेरे स्कूटर की चाबी कहाँ चली गई? मुझे बाहर जाना है, चाबी का कुछ अता पता है ही नहीं। ओहो पापा, ध्यान से देखो ना, इधर उधर ही होगी। इधर उधर क्या, घर में है ही नहीं चाबी। वो दीपक स्कूटर लेकर नुक्कड़ की दुकान पर गया है, आता होगा थोड़ी देर में। अरे क्या कह रही हो? वो निकम्मा मेरी स्कूटर से नुक्कड़ तक गया है। ए भगवान, ये औलाद है, ये शैतान की औलाद। अरे कब अकल आएगी इसे? बाहर से स्कूटर की आवाज आती है। तीनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि स्कूटर पर दीपक के अलावा उसके 2 दोस्त भी चिपक कर बैठे होते हैं, जो कश्यप जी को देखकर वहां से उतरकर चले जाते हैं। अरे देखो देखो, कौन आया है? तुम्हारा लाड साहब आया है। अरे ठंडा पानी लेकर आओ। अरे अपनी औलाद को पानी दो, कोल्ड ड्रिंक दो। अरे बेटा, 4 कदम चल के आया है, थका तो नहीं ना? अरे बाप का फ्री का पेट्रोल आता है ना, जो तू थोड़ी थोड़ी दूर के लिए पेट्रोल फूकता रहता है। पापा, वो तो मैं घर का सामान लाने गया था बस। हाँ तो भगवान ने ये 2 पाँव किसके लिए दिए हैं? इसलिए दिए हैं क्या कि सोफे पे पसर के बैठेगा तू? हाँ, इनसे चल के नहीं जा सकता। अरे बेटा, नहीं तो पिशाच है, पिशाच। अरे चल के चला जाता तो क्या चला जाता तेरा? अच्छा ये बता कि मेरे स्कूटर को क्या तूने बैलगाड़ी समझा था, जो दोस्तों को लटका के घूमे जा रहा था? पापा ये तो ऐसे ही करता है, दूध लेने भी स्कूटी लेकर ही निकलता है। क्या कहा तूने? दूध लेने के लिए भी स्कूटर से जाता है? अबे नास पीटे करम चले। अरे क्या जरूरत है तुझे दूध लेने के लिए जाने की? अरे मुझे बोल दिया कर, मैं पैदल चला जाऊंगा। अबे तेरे नाना के पेट्रोल पंप के मालिक है जो तू पेट्रोल की बर्बादी कर रहा है। अरे 105 रुपए लीटर आता है, कैसे भरूंगा मैं? ओहो, अब गली में खड़े होकर क्या लड़के को भाषण सुनाने लगे? अभी छोड़ो ना। भाग्यवान, मैं बता के दे रहा हूँ तुम्हें। अरे इस महंगाई में तुम्हारे इस नालायक बेटे की हरकतें कम नहीं हुई तो स्कूटर से साइकिल, मैं तो कहता हूँ मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठना पड़ेगा मुझे। क्या पापा, आपकी स्कूटी नहीं चलाऊंगा तो क्या शर्मा जी की स्कूटी चलाऊंगा? तू पहले अपना दिमाग चला और अंदर जा, चल जा। अपनी माँ के कहने पर दीपक चुपचाप अंदर चला जाता है। समय बीतता है। बढ़ती गर्मी के साथ महंगाई आसमान छूने लगती है। एक दिन लतिका पास की ही दुकान से मैगी लेने जाती है। वो दुकानदार को 12 रुपए देकर कहती है, भैया जरा एक मैगी का पैकेट तो देना।
मैडम जी पहले 2 रुपए और दीजिए, मैगी 12 की नहीं 14 की हो गई है। क्या? कब? कैसे और क्यों? अरे मैंने मैगी खाना क्या छोड़ी, मैगी 2 रुपए महंगी हो गई। बताओ भला ये क्या बात हुई? इतना क्या चौक रही हो मैडम, जब हर सामान की कीमत बढ़ गई तो मैगी क्या मेरे फूफा जी बनाते हैं जो आपको सस्ते में मिल जाएगी। अरे भैया मैं तो लेकर ही 12 रुपए आई हूँ, दे दो मैगी, 2 रुपए कभी आते जाते ले लेना। ओ मैडम जी बाद में किसको याद रहता है, पूरे पैसे दोगी तो मैगी ले लो वरना भूल जाओ। क्या भैया अभी 2 रुपए के लिए मैं घर जाऊँ? दे दो ना मैगी, 2 रुपए के लिए इतना क्या बहस कर रहे हो? ओ मैडम जी ये आपके पापा की दुकान नहीं है कि 14 रुपए की मैगी आपको 12 में दे दूं। ये लो, सोचा था आज आराम से अंडे वाली मैगी बनाकर खाऊंगी, पर मैगी पर बढ़ी 2 रुपए की महंगाई ने तो मेरा प्लान ही बिगाड़ दिया। हाय ये महंगाई। इस तरह वो बिना मैगी लिए ही घर पर वापस आ जाती है। तभी रज्जो भी मार्केट से सब्जी लेकर आती है। सब्जियां फ्रिज में रखने के लिए कहती है। लतिका थैली से सब्जियां निकाल ही रही होती है, तभी खीरा देखकर वो थैली में से खीरा निकालकर खाने लगती है। ये देख रज्जो उसके सर पर मारते हुए कहती है, क्या खीरा खाने बैठ गई तू? कितने महंगे हैं खीरे, तुझे पता भी है? इसके चलते तो मैं 1 पाव ही लाई थी और तू उसे भी खाने बैठ गई। अरे सलाद में क्या घुइयां डालूंगी? अभी भूख लगी है तो क्या खाऊं? मैगी लेने गई तो उसके बड़े दाम सुनकर बिना लिए ही वापस लौट आई। एक बात बताओ, ये महंगाई को किसी ने घटना नहीं सिखाया क्या? सच में सब्जियों के भाव में तो ऐसी आग लगी पड़ी है जैसे सब्जियां खाने की नहीं संजोकर रखने की चीज हो गई हो। दोनों माँ बेटी की बात चल ही रही थी कि तभी अपनी खाली कटोरी लिए उनकी पड़ोसन विमला टपक पड़ती है और आवाज लगाते हुए कहती है, रज्जो, अरे ओ रज्जो, कहाँ गई? मर गई। हाय दैया, तो बोल कौन रहा है, मेरा भूत? ओहो आंटी, क्या लेने आई हो आप? मैं पूछ रही थी कौन सी सब्जी बनाई है खाने में, जरा थोड़ी सी मुझे भी दे दे। वो क्या है ना, अचानक घर में गैस खत्म हो गई है तो दाल चावल ही बन पाए हैं बस। ओहो, तो खाली कटोरी में थोड़ी दाल ही ली आती पगली। अब देख ना, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि मैंने तो अब तक कुछ बनाया ही नहीं। सोच रही थी दिन के चावल बचे हैं, उन्हीं में तड़का मारकर फ्राइड राइस के नाम पर इसके पापा को परोस दूं। हाय हाय, मैं तो अपनी कटोरी भरने आई थी, क्या ही पता था तेरे घर में भी तंगी चल रही है। कोई नहीं, अब आई हूँ तो खाली हाथ कैसे जाऊंगी, इस कटोरी में थोड़ी सी शक्कर डाल दे। अरे आंटी, ये कोई कोटे की राशन की दुकान है क्या? थोड़ी शक्कर ही दे दे। भड़कती क्यों है? चीनी नहीं है तो चाय पत्ती ही दे दे। जहर पड़ा है किचन में, वही ला देती हूँ आंटी। हाय दैया, लगता है बहू आवाज दे रही है, जाती हूँ मैं। ये बहाना बनाकर पड़ोसन विमला वहाँ से निकल जाती है और दोनों माँ बेटी उसे घूरती रहती हैं। संडे के दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं। तभी रज्जो फटाफट से एसी बंद कर देती है, जिस पर कश्यप जी कहते हैं, अरे भाग्य वार, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम एसी बंद कर रही हो, ऐसे काम कैसे चलेगा? अरे प्राण पखेरु हो गए हैं, चला दो ना। अरे प्राणनाथ, अभी बिजली का बिल देखोगे ना तो तुम्हारे गुर्दे बाहर आ जाएंगे। पूरे 5,000 का बिल आया है। क्या कहा तुमने? 5,000 बिजली का बिल आया है? अरे इतने तो मेरे पूरे खानदान में बिजली का बिल नहीं आया होगा। अरे एक बात बताओ, मैं तो काम पे रहता हूँ, तो इतनी बिजली कौन फूंक रहा है हमारे घर में? आपकी महान औलादे एक एसी चलाकर दिन भर फोन ताड़ती हैं और ये नालायक जहाँ जाता है पंखे लाइट्स चालू करके बंद करना ही भूल जाता है। अच्छा जी, और आप जो पूरे दिन टीवी देखती रहते हो सुबह से शाम तक, उसका क्या? वो क्या सोलर एनर्जी पे चलती है? अरे चुप कर जाओ तुम लोग। अरे एक तो महंगाई जान रही है मेरी, ऊपर से तुम लोग का प्रवचन खत्म नहीं होता। पापा एक काम करते हैं, इस महंगाई में बोरिया बिस्तरा बांधकर किसी रिश्तेदार के घर चलते हैं, वहाँ आराम से बिना किसी कष्ट के मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। और रिश्तेदारी के यहाँ आने जाने में जो ट्रेन का किराया है वो कौन भरेगा, तेरा चाचा? तभी टीवी पर महंगाई के आगे और बढ़ने की खबर आने लगती है, जिसे सुनकर महंगाई के मारे कश्यप परिवार का हाल और ज्यादा बेहाल हो जाता है। सुरभि सबके लिए खाना बना रही होती है कि तभी उसकी ननद दीपिका रसोई में आती है और बोलती है, सुरभि जरा मेरे लिए आप मिल्क शेक बना देना, और हाँ उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना। ठीक है ननद जी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं पर मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। सुरभि कमरे में मत लाना, मैं यही किचन में ही हूँ। मैं भी तो देखूं कि मेरी गरीब भाभी को मिल्क शेक बनाना आता भी है या नहीं। ननद जी आप जाइए और चिंता मत कीजिए, मुझे आता है मिल्क शेक बनाना। अच्छा
अब गरीबों को भी इतनी महंगी चीज बनाने आने लगी। वैसे आती ही होंगी, क्योंकि दूसरों के घरों में काम करके ही तो ये सब सीखा है ना तुमने। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? ननद जी, आप मेरा क्यों मजाक बनाती हो? मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी जरूरतों को पूरी कर सकूं। मैं यहाँ आपकी भाभी बनकर आई हूँ, न कि घर की नौकरानी बनकर। मैं नहीं मानती किसी गरीब को अपनी भाभी। वो तो माँ और भैया को आप पर तरस आ गया होगा और बना दिया उन्होंने आपको इस घर की बहू, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है ननद जी, माफी चाहूंगी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। माफी मांगनी भी चाहिए। एक तो पता नहीं मेरी माँ और भैया पर कौन सा जादू कर दिया, वो तुम जैसी गरीब को मेरी भाभी बना कर ले आए। अब जल्दी से मिल्क शेक बनाओ। जब से सुरभि शादी करके अमीर घर में आई थी, तब से उसकी ननद उसे गरीबी का ताना दिया करती। हर वक्त दीपिका अपनी भाभी को जलील करती रहती, लेकिन सुरभि फिर भी अपनी ननद को ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दीपिका को कॉलेज जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो रही थी। वो जल्दी से नाश्ता करने आती है तो देखती है कि नाश्ते की टेबल पर रात की बची रोटी रखी है। ये देखकर दीपिका अपनी भाभी से कहती है, सुरभि ये क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है कि ये गरीबों वाला नाश्ता मेरे लिए मत बनाया करो। लेकिन ननद जी, चाय के साथ आप रोटी ही खा लो तो खत्म हो जाए। मैं अभी नमक और तेल लगाकर सेक देती हूँ, तब ये खाने में और भी अच्छी लगेगी। यही तो दिक्कत है कि तुमने मुझे भी अपनी तरह ही समझ लिया। अरे तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। तुम बार बार भूल क्यों जाती हो कि तुम कितनी गरीब हो? ननद जी, गरीब और अमीर की भूख तो एक ही होती है ना। भूख भले ही एक होती है, लेकिन भूख को मिटाने के लिए हम अमीरों के कई अलग अलग रास्ते होते हैं। तुम्हारी तरह ये रात का बचा हुआ खाना ही हमारे लिए रास्ता नहीं है, समझी तुम? मैंने तो बस इसलिए किया ताकि रात की बची रोटियां भी खत्म हो जाए और सबका सुबह का नाश्ता भी हो जाए। मैंने तो सबके भले के लिए ही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। ये मुझे तो क्या, हर किसी नॉर्मल इंसान को भी पसंद न आए। अरे भले ही तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी अमीर घर में हो गई है ना, तो अब तो हमारी तरह सोच रखो तुम। माफ करना ननद जी, मैं भले ही अमीर घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि फिजूल में पैसे बर्बाद हों। इसलिए बस मैं रात के खाने को खराब नहीं जाने दे सकती थी। ओह शट अप, तुम अपनी वजह से हम सबकी तबीयत खराब करना चाहती हो ना, ये बासी खाना खिलाकर। यही मतलब है ना तुम्हारा। मैं सब समझती हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इस घर के बारे में मैं भी सोच सकती हूँ। जैसे आप इस घर की बेटी हैं, वैसे मैं भी इस घर की बहू हूँ। तो आप बार बार टोकती रहेंगी, इसमें ना आपको अच्छा लगेगा और ना ही मुझे। ओह प्लीज, आप अपना और मेरा कंपैरिजन तो करो ही मत। तुम गंवार गरीब अब मेरी बराबरी कर रही हो। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं ये बकवास नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अगर आपने मेरे लिए अभी इसी वक्त कुछ अच्छा नहीं बनाया खाने के लिए, तो मैं आपको इस घर से निकलवा भी सकती हूँ। दीपिका की बात सुनकर सुरभि थोड़ी डर जाती है और उसके लिए ताज़ा अच्छा खाना बनाती है। दीपिका कभी भी ये नहीं सोचती कि वो अपनी भाभी का अपमान कर रही है। वो बस हर वक्त उसे नीचा ही दिखाती रहती। ऐसे ही एक दिन दीपिका के जूते कीचड़ की वजह से गंदे हो गए थे। दरवाजे पर ही दीपिका अपनी भाभी को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, भाभी मेरे जूतों में कीचड़ लग गया है, जरा इसे साफ कर दो। दीपिका चिल्ला चिल्लाकर अपनी भाभी से अपने जूते साफ करने को बोल रही थी कि तभी वहाँ पड़ोस की आंटी रमा आती है और दीपिका से कहती है, दीपिका बेटा, ऐसे मोहल्ले में खड़े होकर अपनी ही भाभी को जूते साफ करने के लिए बोलना क्या अच्छा लगता है? अगर जूते ही साफ करवाने हैं तो घर में जाकर अपनी भाभी से प्यार से भी बोल सकती है ना। आंटी जी, मेरी भाभी आपकी और मेरी तरह अमीर घर से नहीं है, उनको ऐसे ही आदत है। और वैसे भी अब एक गरीब को इतनी अमीरी की जिंदगी भी जीने की कहाँ आदत होगी ना। दीपिका बेटा, गरीब घर से आई जरूर है तेरी भाभी, लेकिन अब एक अमीर घर की बहू है, तो अब तू उसे ऐसे बोलेगी तो उसे भी बुरा लगता होगा ना। थोड़ा तो अपनी भाभी के बारे में सोच। अरे मैं तो यही कहती हूँ कि बुरा लग रहा है तो लगे, 4 बार लगे और लगे, कम से कम मेरी गरीब भाभी अपनी औकात तो नहीं भूलेगी ना, अपनी हद में रहेगी वो। बेटा, तू अभी नहीं समझ रही है, लेकिन कल को तेरी भी शादी होगी और भगवान न करे कि तेरी शादी किसी गरीब घर में हो गई तो तब क्या होगा? तुझ में और तेरी भाभी में कोई अंतर नहीं होगा। आंटी जी, आपको इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है? मैं आपकी बहू को ऐसे तो नहीं बोल रही ना, फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है?
और मेरी शादी किसी चिंदी गरीब से नहीं होगी ना, ठीक है ना? दीपिका अपनी पड़ोसन रमा को भी करारा जवाब देकर अंदर चली जाती है। दीपिका अपनी भाभी के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। कुछ दिनों बाद सुरभि अपनी माँ के घर गई होती है, तो दीपिका को ही घर का सारा काम करना होता है। ऐसे में दीपिका घर का काम कर रही थी, तभी उसकी माँ माला उसे बुलाती है और कहती है, बेटा जरा एक कप चाय ले आ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, गरम चाय पी लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। माँ मैं नहीं बना रही चाय, एक तो भाभी अपने मायके जाकर बैठ गई हैं। उनको कुछ होश भी है घर का? मैंने घर का सारा काम किया है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो तुझे तेरी भाभी से तब तो बड़ी परेशानी होती थी, अब क्या हो गया? अब तो तुझे खुशी होनी चाहिए ना। मुझे अब भी उस गरीब सुरभि भाभी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ और इसलिए आपकी गरीब बहू को यहाँ उनके काम के लिए बुलवा रही हूँ। तुझे शर्म नहीं आती है? तू अपनी भाभी को इतना उल्टा बोलती है। कभी ये सोचा है कि तेरी भाभी ने तुझे पलटकर जवाब दे दिया तब तेरी इज्जत क्या रह जाएगी? ये तूने कभी सोचा है? अब वो उस गरीब की मैं सुनूंगी माँ? आप भी ना उस गरीब के साथ रहते रहते पागल ही हो रही हो। अभी मैंने 2-4 शब्द इंग्लिश में बोलने लगी ना तो आपकी बहू कांपती दिखेगी। हम अमीर हैं, लेकिन हमें कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। अरे अच्छे अच्छे राजा महाराजा सड़क पर आ गए हैं तो हम क्या चीज है? मुझे घमंड नहीं है अपनी अमीरी का, लेकिन मुझे मेरी गरीब भाभी बिल्कुल नहीं पसंद है और ना ही कभी पसंद आएगी। जिसे पसंद है वो बैठा कर रखे अपनी गोद में उन्हें। दीपिका इतना बोलकर वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लगती है। जैसे ही ये खबर उसकी भाभी सुरभि को पता चलती है, सुरभि तुरंत अपने मायके से वापस आ जाती है। सुरभि अपनी ननद की काफी ज्यादा सेवा करती है। उसको जरा भी दर्द होता तो वो तुरंत आ जाती। कुछ दिनों बाद दीपिका को ठीक महसूस होता है और वो आसपास अपनी भाभी को ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए वो रसोई में जाती है तो देखती है कि भाभी उसके पैरों के लिए लेप बना रही थी। ये देखकर दीपिका अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा ही आपको आपकी गरीबी को लेकर नीचा दिखाया है, लेकिन आपने उस बात को अपने दिल में ना रखते हुए भी मेरी इतनी ज्यादा सेवा की है। तो क्या हुआ ननद जी, हम दोनों नंद भाभी हैं और ननद भाभी का रिश्ता तो ऐसे ही नोक झोंक वाला होता है ना, अब इसमें क्या बुरा मानना। भाभी आप बहुत अच्छी हैं और देखना अब तक मैंने आपका जितना दिल दुखाया है अब आपको उससे कई ज्यादा खुशी भी दूंगी। दीपिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभी से माफी भी मांगती है। उसके बाद कभी भी दीपिका अपनी भाभी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती। सरला के बड़े बेटे की बीवी यानी सरला की बड़ी बहू जॉब करती थी और घर का सारा खर्च चलाती थी, लेकिन सरला जब अपनी छोटे बेटे की शादी करती है तो सरला की छोटी बहू अनपढ़ आती है पर दहेज में बहुत सारे पैसे लेकर आती है। उसे उस बात का रौब था, जिस वजह से उसे लगता था कि उसके ससुराल वाले उससे कोई काम नहीं करवाएंगे। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही सरला अपनी बहू को सुबह सुबह आवाज लगाकर कहती है, बहू उठ भी जा, बड़ी बहू को ऑफिस जाना है, लल्ला को ऑफिस जाना है, लेकिन तुझे समय ही नहीं दिख रहा। इतना सुनकर सीमा अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, बताओ माँ जी क्या बनाना है, बना देती हूँ मैं। कुछ भी बना ले, लेकिन ढंग का बनाइयो बहू, तू जितनी अनपढ़ है तेरे काम भी उतने ही गवारों वाले होते हैं। माँ जी माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरे पिताजी ने दहेज भी तो भर भर कर दिया है। हाँ हाँ उसी मारे चुप हूँ, वरना मुझे तो तेरा चाल चलन भी ठीक नहीं लगता। अभी से इतना जुबान चला रही है, आगे जाकर न जाने क्या करेगी। सीमा तो अनपढ़ थी, साथ ही गांव की भी थी, लेकिन रोशनी पढ़ी लिखी थी और वो जॉब भी करती थी, जिस वजह से सरला भी अपनी बड़ी बहू को बहुत प्यार करती थी और अपनी छोटी बहू को हर बात पर ताने देती थी। अब सीमा अपने और अपनी जेठानी के बीच भेदभाव देखती थी। एक रोज सीमा देखती है कि उसकी सास सीमा से बोलती है, बहू कितना समय लगाएगी? बहू जल्दी से रोशनी का टिफिन पैक कर दे, चाय बना दे, वरना वो कुछ खाए पिए बिना चली जाएगी। माँ जी कर ही तो रही हूँ, कब से लगी हुई हूँ, बस देती हूँ अभी, थोड़ा आप भी सब्र कर लो। सरला रोशनी को कोई काम नहीं करने देती थी और अपनी बेटी की तरह रोशनी को रखती थी, लेकिन सीमा को ये सब पसंद नहीं आता। रोशनी को सरला अपने हाथों से भी खाना खिलाया करती थी,
लेकिन सीमा को वो सिर्फ काम और काम के लिए ही याद करती थी। अब एक रोज रोशनी के ऑफिस की छुट्टी होती है और जैसे ही रोशनी झाड़ू लगाने के लिए जाती है, वैसे ही सरला रोशनी से झाड़ू छीनते हुए उससे बोलती है, बहू जा, तू जाकर आराम कर। एक दिन तो तुझे छुट्टी मिलती है, सीमा है ना, वो कर लेगी ये सब, तू चिंता मत कर। ये सुनकर सीमा तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आजा बहू, बैठ जा, सर दबा दूं। तू काम मत कर, हाथों में धूल मिट्टी लग जाएगी। अपने हाथों से खाना मत खा। माँ जी तो ऐसे करती हैं जैसे रोशनी दीदी इनकी बहू नहीं बेटी हो, और मुझे पूछती भी नहीं। मैं तो इतना दहेज लेकर आई हूँ यहाँ नौकरानी बनने के लिए ना। सीमा की शादी को 10 दिन भी नहीं हुए थे, पर उसे खुद को देखकर ससुराल में ऐसा लगने लगा था कि वो अपने ससुराल में बहू नहीं बल्कि किसी के घर की नौकरानी बनकर आई है। अब सीमा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि सीमा को हर बात पर उसके पिता की बातें याद आ जाती थी, जो उसके पिता ने विदाई के समय उसे बताई थी। बेटी, तेरी शादी मैंने बहुत धूमधाम से की है, बस तू अपने ससुराल वालों को मुझे सुनाने का कोई मौका मत देना। अरे मैंने जितना दहेज दिया है उतने में तेरी 4 बार शादी कर देता, लेकिन कोई नहीं, अब तू कुछ भी हो जाए अपने ससुराल को छोड़कर लड़ झगड़ कर मायके वापस नहीं आना। इसलिए सीमा अपनी सास का हर एक कहा मानती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय विमला सरला के घर आती है, पर सरला के ना होने पर विमला सीमा से बातें करने लगती है और सीमा को कहती है, बहू, बुरा ना मान तो एक बात कहूँ, तेरी सास तुझसे बहुत काम करवाती है, मतलब तू बहू है, कोई नौकरानी थोड़ी। आंटी जी क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही। दीदी भी तो जॉब करती है, अब जॉब वालों के नखरे तो सहने ही पड़ते हैं। करती तो बेशक वो जॉब है, लेकिन इतना भी क्या बहू को सर पर चढ़ाना। देखती है कितनी रात रात में घर आती है, और तू तो दहेज लेकर आई है। अपनी आवाज उठाया कर बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है। मेरा काम था समझाना और तेरा काम था समझना। इस तरह विमला भी सीमा के कान भर के चली जाती है, और इधर सीमा भी खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देती तो कभी मिर्च, जिससे घर में कलेश होने लगता है। लेकिन सीमा अब सबको परेशान करने का फैसला कर लेती है। अब अगली सुबह ही खाना बनाते हुए जानबूझकर सीमा खाने में मिर्च का तड़का लगाकर पूरे घर वालों को खांसी करवा देती है और अपने मुंह पर चुन्नी बांध लेती है। ये देखकर सरला अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि कल रात बहू ऑफिस का काम कितनी देर रात तक कर रही थी, थोड़ा तो सोच उसका। तो माँ जी खाना नहीं बनाऊं अब, वरना आप कहेंगी कि मेरी बहू को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अब काम भी ना करूँ क्या मैं? सीमा जो भी कर रही थी वो जानबूझकर कर रही थी। अब जैसे ही रोशनी उठती है और वो नहाने के लिए जाती है तो सीमा मोटर बंद कर देती है। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू मैं कई दिनों से देख रही हूँ तेरा बर्ताव सही नहीं है, तो ये सब क्यों कर रही है? बता क्या बात है आखिर? माँ जी ये आप पूछ रही हैं? अरे जब आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती हैं तब तो आपको नहीं दिखता। सास और देवरानी के बीच का झगड़ा सुनकर रोशनी बाथरूम से बाहर निकलती है और सीमा अपनी जेठानी को देखकर कहती है, आ गई महारानी, मुझे आप ये बताओ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए आप मुझसे इतना काम करवाती हो? सीमा ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना बना लेती हो, घर का काम भी कर लेती हो, तो मैं बाहर का देख लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप और दीदी आप दोनों मेरे साथ भेदभाव करते हो। ना जाने मुझ में ऐसा क्या है जो आप लोग मुझे नीची निगाहों से देखते हैं। सीमा तू तो समझदार है ना, तो लड़ने झगड़ने से क्या ही फायदा। अब सीमा भी लड़ने झगड़ने के बाद अपने कमरे में सो जाती है। ये देखकर सरला अपनी बड़ी बहू रोशनी से कहती है, ना जाने इसके कान किसने भर दिए, इतनी अच्छी भली काम कर रही थी। माँ जी ऐसा करो, आप हमें अलग अलग ही कर दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अब सरला अपनी बहू से परेशान हो जाती है क्योंकि वो घर का कोई भी काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से रोशनी को भी ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन सरला इसका हल निकाल ही लेती है और अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बुलाकर कहती है, सीमा बहू तुझे क्या लगता है कि बहू जितना भी कमाती है वो जमा कर रही है? माँ जी इनका भविष्य तो आगे के लिए अच्छा है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ इसलिए बाहर आ जा नहीं सकती। सीमा मैं सिखाऊंगी तुम्हें बाहर आना जाना कैसे क्या है, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ जी मुझे अलग ही कर दो, मैं अपना देख लूंगी, फिर दीदी को पता चलेगा।
बस बहू बहुत हो गया, अब रोशनी को कुछ भी नहीं कहेगी। तुझे पता है ये घर जो तू देख रही है ये रोशनी की देन है। तेरा ससुर तो इसे जुए में हार गया था, मरने को तो मर गया लेकिन कर्ज छोड़ गया सर पर। जब से ये घर में आई है इसने इस घर के कर्ज को चुकाने के लिए नौकरी करनी शुरू की है और आज ये जो घर महल बना हुआ है सब रोशनी बेटी ने ही किया है। क्या सच कह रही हैं आप माँ जी? दीदी ने ये सब हमारे लिए किया है? सीमा को जब ये बात पता चलती है कि उसके ससुर जो जुए में अपना घर हार गए थे और उसका पैसा रोशनी भर रही है, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सोचती है कि उसने जो किया वो बहुत गलत था। बिना सोचे समझे उसने रोशनी को भी ब्लेम किया। लेकिन जब सीमा को ये बात पता चलती है तो वो उस घर को अपने घर जैसा मानने लगती है और अपनी जेठानी को बहुत सारा प्यार देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।